Hi guys, welcome to Exam Air. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस से। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस यहाँ पे हर रोज़ होता है 6 बजे। अभी 2-3 दिन से नहीं हो रहा था बिकॉज मैं बिज़ी थी और मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको बता चुकी हूँ। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एट आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। तो एट आई एम लॉगरी पर सॉरी एट आई एम एग्जाम आयर के नाम से हूँ मैं वहाँ पर जाइए और फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी कहानियाँ मिलती रहती है, आज क्लास होगी, कब होगी, सब कुछ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस से। एक्ट अगेंस्ट कम्युनल हेट, एससी टेल्स 2 स्टेट्स। तो 2 स्टेट्स के अंदर धर्म संसद हो रहा हुआ कहाँ कहाँ, एक तो उत्तराखंड में, ठीक है, हरिद्वार में हुआ था। यहाँ पे हरिद्वार वाला आपको पता ही है, ठीक है ना। हरिद्वार में हुआ था और हिमाचल प्रदेश में भी। तो पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट टर्न द हीट ऑन बीजेपी रूल्ड उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश टू टेक करेक्टिव मेजर्स against the peddling of communal hate in Dharam Sansad events that warned that the chief secretaries of the 2 states will be held responsible for any untoward statements made during these programs. Police in these states were bound to stop hate crime and follow the preventive and punitive measures against hate crimes laid down. वो कहते हैं कि प्रिवेंट करो कि हेट क्राइम क्या, किसी दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोलना या किसी और कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत बोलना। वी डू नॉट नो, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या बोला, जो ऑफिसर्स थे वो कहते हैं हमें कैसे पता कि वो क्या बोलने वाले हैं स्पीचेस में, बट वी आर टेकिंग स्टेप्स, तो हम स्टेप्स लेंगे 24/7। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट, वो कहते हैं कि आप हम पे भरोसा रखिए, हम पक्का इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो हेट स्पीच, ठीक है, इसमें नोट करने वाला भी कुछ नहीं है, बस हमें पढ़ना था तो पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट है। मोर कोविड जैब्स फॉर चिल्ड्रन गेट नॉट। तो वैक्सीनेशन होगी अब 5 to 12 वाले बच्चों की, ठीक है ना। 5 to 12 वाली जो एज के बच्चे हैं, 5 to 12 एज ग्रुप का जो है, उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी अब। एमिड एन अपस्टिक ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेस इन द कंट्री, द ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन कहता है अप्रूव्ड, किसने अप्रूव करी है, DCGI। तो ये हम नोट कर लेंगे, DCGI अप्रूव्ड, DCGI अप्रूव्ड the emergency use or approved the emergency use of 2 anti-coronavirus vaccines for children between the age group कौन सा 5 to 12। किसने अप्रूव किया है, DCGI। DCGI की फुल फॉर्म क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए जो ये मेडिसिन होते हैं इनको ड्रग्स बोला जाता है, ये क्या है, ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ड्रग्स कंट्रोलर, तो इन्होंने अप्रूवल दी है, अप्रूव कर दी है, ठीक है ना। कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव करी है, तो पॉइंट नंबर 2 बनेगा हमारा। एक तो कोवैक्सीन करी है, देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ एक कोवैक्सीन, एक तो बायोलॉजिकल ई की कॉर्बावैक्स करी है। तो किसने बनाई है, बायोलॉजिकल ईज कॉर्बावैक्स, ऐसे लिखोगे, ठीक है। और दूसरी हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन, किसके है, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, ठीक है ना। तो 5 to 12 वालों को मिलेगी। इससे पहले 6 to 12 वालों को कौन सी लग रही है, 6 to 12 वालों की अप्रूव फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन एंड बायोटेक हैज़ बीन अप्रूव फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन एमरजेंसी सिचुएशंस इन 6 to 12। अब यहाँ पे डिफरेंस है, देखिए 6 to 12 के लिए कौन सी यूज़ हो सकती है, 6 to 12 के लिए बायोटेक की, ठीक है। और ये जो 5 to 12 है कॉर्बेवैक्स, मतलब 6 साल से 12 साल के बच्चे को ये लगेगी, बट अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको कौन सी लगेगी, कॉर्बेवैक्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमें क्लियर होता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं भारत बायोटेक्स इनएक्टिव होल वायरन वैक्सीन इज बीइंग whole virion vaccine is being administered in children aged 15 to 18 and biological ease protein subunit vaccine in children between 12 and 15, ठीक है। ये भी नोट कर लो, एक्स्ट्रा नहीं है, बट पहले से हमें पता चलता है कि 12 से 15 तक को बायोलॉजिकल ई लग रही थी और 15 to 18 वालों के लिए भारत बायोटेक्स की वैक्सीन भी लग रही थी, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, ड्राफ्ट ऑफ न्यू IT लॉ लाइकली टू बी आउट इन मे। इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओवरऑलिंग, IT क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ये इंटरनेट पे सारा काम हो रहा है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है, किसी के कार्ड में से ऑनलाइन पैसे निकाल लिए, किसी का कुछ हैक कर लिए, सब कुछ इसके अंदर ही आता है। तो क्या है, IT एक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओवरहॉलिंग ऑफ द 2 decade ओल्ड, वो कहते हैं कि जो ये IT एक्ट है, जो लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो पुराना हो चुका है। तो पुट अप द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेशन एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नया जो लॉ है, न्यू लॉ आएगा, बिकॉज जो पुराना है वो पुराना लॉ है जो वो पुराना हो चुका है, ठीक है। तो अब एक अपडेटेड लॉ आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे हमें जो नोट करना है वो करना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर IT कौन है? राजीव चंद्रशेखर। क्या नाम है उनका? राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। नोट कर लिया, 2 ही पॉइंट्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया लॉ आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि पुराना वाला पुराना हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन है? IT के राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। नाउ UP CM आस्क्ड मिनिस्टर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर एसेट्स। तो अब हमें क्या याद रखना है? डिक्लेयर एसेट्स का मतलब, एसेट्स क्या होते हैं? चीज़ें, प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, ये सब कुछ बताओ, कितनी कार्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, कितनी ज्वेलरी हैं, सॉरी फॉर द साउंड। सो ये सब कुछ बताएंगे वो अपनी, कि प्रॉपर्टी कितनी है, कितना कितना मतलब कितना सब कुछ है वो बताएंगे। एसेट्स डिक्लेयर करेंगे कौन कौन? मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स। तो पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड हिज मिनिस्टर्स एज वेल एज पब्लिक सर्वेंट्स टू डिक्लेयर देयर एसेट्स पब्लिकली, ठीक है। अब ये ट्यूसडे को बोला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी स्टेट ने बोला है? ये उत्तर प्रदेश ने बोला है। किनको? अपने मिनिस्टर्स को और पब्लिक सर्वेंट्स को। क्या करने के लिए? टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे ऐसा का ऐसा। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द मिनिस्टर्स एंड IAS एंड PCS ऑफिसर्स टू डिक्लेयर द एसेट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। अब पॉइंट 2 क्या बना? मिनिस्टर्स अपने सिर्फ अपने ही नाम पे जो एसेट्स हैं वही डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे एसेट्स हैं वो भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इशूइंग द डायरेक्शंस एट अ स्पेशल कैबिनेट मीटिंग ही सेड फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी अपराइट कंडक्ट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज नेसेसरी। क्यों? कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है ना। द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स टू डिक्लेयर ऑल देयर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? कार्स आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है, जो भी महंगा सामान होगा, ठीक है। विद इन 3 months ऑफ टेकिंग द ओथ। तो हमें क्या क्या नोट करना है? मैं पेन का कलर करके आपको चेंज करके आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो, पहला पॉइंट तो ये नोट करना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट नोट करना है कि फैमिली मेम्बर्स को भी डिक्लेयर करनी है। तीसरा पॉइंट, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो हिल सकती है प्रॉपर्टी, गाड़ी है चल सकती है, ज्वेलरी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी घर है, बिल्डिंग है, लैंड है, चल सकता है नहीं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। ऑल पब्लिक सर्वेंट्स taking servants would also need IAS and PCS ऑफिसर्स in particular, ठीक है ना, would also need to make similar declaration. This information must be, अब क्या किया जाएगा? ये जो information है must be uploaded on a portal for perusal of the common public। तो common public इसको देख सकते हैं। क्या करा जाएगा? एक पोर्टल होगा, उस पर अपलोड किया जाएगा। तो ये 4th पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिए। All ministers must also ensure that there is no interference from their family members in government work। क्या इंश्योर करना है मिनिस्टर्स को? कि जो मिनिस्ट्री उनके पास है वो वही चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि परिवार का कोई और बंदा है जो इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो HC सेट जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने कमेटी हेल्ड करी है। कोई आश्रम है रोहिणी में, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वुमेन है वो जैसे एनिमल्स रखे जाते हैं, ठीक है। वुमेन आश्रम इन रोही वेयर वुमेन केप्ट एलिजिबली कन्फाइंड इन एनिमल लाइक कंडीशंस, ठीक है। ये जो है ये अधर्म्य, सेट द आश्रम अधर्मित विद्यालय फाउंडेड बाय अब्सकॉन्डिंग सेल्फ स्टाइल स्पिरिचुअल प्रेसिडेंट वीरेंद्र देव दीक्षित, ठीक है। उनके लिए एक कमेटी बनाई है, और वो कौन सुपरविजन कौन कर रहा है उसका? किरण बेदी, बिकॉज किरण बेदी इज डूइंग दिस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लोड होना चाहिए, 2 मिनट। इंडियननेस क्या है? एक ये वर्ड कॉइन किया है, किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट एज इंडियंस द पीपल ऑफ द कंट्री हैड ओनली वन कास्ट, इंडियननेस। तो ये नोट कर लीजिए, किसने बोला? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। कि भारतीय, वी हैव ओनली वन रिलीजन, द धर्मा ऑफ सर्विस। क्या बोला है? वी हैव ओनली वन रिलीजन, वो क्या है? धर्मा ऑफ सर्विस, की लोगों की सेवा करो, सेवा भाव, लोगों की नहीं, किसी की भी सेवा, एंड ड्यूटी, सर्विस एंड ड्यूटी। We have only one God, Mother India. Sri Narayan Guru's exhortation of one caste, one religion, one God gave a
स्पिरिचुअल डायमेंशन टू आवर पेट्रियोटिज्म वी ऑल। तो वो कहते हैं, इन्होंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि हमारी एक ही माता है, एक ही भगवान है, वो कौन है, भारत माता, ठीक है। और धर्म क्या है हमारा, हमारा क्या है धर्म, क्या है रिलीजन, क्या है हमारा, सर्विस करना, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम नोट कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इंडियनेस का मतलब क्या है, किसने कॉइन किया ये वर्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ही वॉज स्पीकिंग कहाँ पे, ही वॉज स्पीकिंग आफ्टर वर्चुअली इनेगोरेटिंग द ईयर लॉन्ग 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द शिवागिरी पिलग्रिमेज एंड द ग्लोबल जुबली ऑफ द ब्रह्मा विद्यालय। तो ये भी हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो सबका, द कंट्री वॉज मूविंग विद द मंत्र, किस चीज़ पे चल रही है कंट्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। तो ये हमें याद होना चाहिए, कोई भी उठा के क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसका पूरा क्या है, तो कंट्री इस पे चल रही है, ठीक है। तो शिवागिरी पिलग्रिमेज इज हेल्ड एवरी ईयर फॉर 3 years फ्रॉम December 30th। द पिलग्रिमेज फोकसेस ऑन द एजुकेशन, क्लीननेस, पिटी, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइज इंडेवर। और हाँ, आज मैं एक नया स्पीकर नहीं माइक यूज़ कर रही हूँ, तो अगर कुछ अच्छा है तो बता देना और बुरा है तो बता देना। अभी मेरे पास अराउंड 5 to 6 माइक्स हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो बताया करो कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है। मैक्रोन कहाँ का प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है। मैक्रोन्स री इलेक्शन अ विक्ट्री विद चैलेंजेस, तो क्या है, देखिए मैं यहाँ की आपको स्टोरी बता देती हूँ, स्टोरी पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन स्टोरी बेस्ड आ जाता है। तो जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है ना। अब इलेक्शंस के अंदर क्या था, जो 2 कैंडिडेट्स मेजरली जिनकी बात करी जा रही है, एक कैंडिडेट जो जीत गए हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, और दूसरा मिस ली पेन। तो जो ये दोनों थे, जो इमैनुअल मैक्रोन थे, हैं मतलब वो लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट का मतलब वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, एक किसी रिलीजन के ऊपर बिलीव नहीं करते। और जो ली पेन है वो राइटिस्ट हैं, ठीक है। राइटिस्ट का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, दूसरों को ऊपर दूसरी मतलब इक्वालिटी पे ना यकीन करते हुए ज़्यादा वो एक कम्युनिटी को फेवर करते हैं या एक टाइप के कॉन्सेप्ट को फेवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो वर्ल्ड था वो चाहता था, यूरोपियन यूनियन चाहते थे कि इमैनुअल मैक्रोन ही जीते, वो नहीं चाहते थे कि एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप का कोई पर्सन प्रेसिडेंट बने। नेवरदलेस गिवन दैट ओनली 2 प्रॉपरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अब यहाँ से हमें एक फैक्ट पता चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सिर्फ 2 ही एक ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स, 2 प्रॉपरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैव वन सेकेंड टर्म, फ्रैंकोइस मिटरडैंड इन 1988 एंड जैक्विस चिराग इन 2002। मतलब ये जो इमैनुअल मैक्रोन है, 3rd प्रेसिडेंट बने हैं कि ये दूसरी बार, मतलब एक बार तो प्रेसिडेंट बन गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी आए, मतलब 2 बार प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, फ्रांस के। तो ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को टेंशन थी कि फ्रांस में कौन आएगा। अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट आ जाती, जो मिस ली पेन को बोला जा रहा है, मिस्टर मैक्रोन हाईलाइटेड मिस ली पेन टाइज विद मिस्टर प्यूटिन। तो ये बात बताया जा रहा है कि उन्होंने लास्ट कैंपेन के अंदर कैसे किया। तो फ्रांस में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 2 स्टेप वोटिंग प्रोसेस होता है, मीन्स दैट इन फर्स्ट राउंड वोटर्स एक्सप्रेस देयर रियल प्रेफरेंसेस, इन द सेकेंड राउंड प्रेफरेंस बताते हैं अपने कि हम इनको प्रेफर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 हैं तो वो लिखेंगे, अच्छा पहले पे ये है, दूसरे पे मेरे लिए ये है, तीसरे पे मेरे लिए ये है और चौथे पे ये, ऐसा सब कुछ प्रेफरेंस देते हैं वो अपनी, ठीक है। सेकेंड राउंड विद द फील्ड नैरोड टू 2, दे रिजेक्ट द वन दे डिसलाइक मोर, ठीक है ना। फिर वो रिजेक्ट, जब 2 रह जाते हैं तो वो बताते हैं एक में और 2 में से कौन सा उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये पसंद नहीं है, क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है। लाइक नहीं, जो उसको डिसलाइक करते हैं उसको वो करके आते हैं। इंडिया हैज़ 2 रीजन टू बी हैप्पी विद मिस्टर मैक्रोन विक्ट्री इन France have enjoyed a solid strategic partnership established in 1998 that expanded to cover cooperation। तो वो कहते हैं इंडिया के लिए भी एक खुशखबरी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खुश, और वो कह रहे हैं कि जब वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे तो जर्मन चांसलर, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ओपेंड मतलब ओपनली उन्होंने फ्रेंच के लोगों को बोला कि प्लीज़ आप इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनको चूज़ करना, नहीं ना कि मिस ली पेन। अब हमें इसमें से क्या याद करना है, एक तो सबसे पहले कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कौन बने, इमैनुअल मैक्रोन, किसको हरा के बने, मिस ली पेन को, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बनेगा। और थर्ड कि वो थर्ड प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी, जिनको 2 टर्म्स मिली हैं, ठीक है ना। एक टर्म के लिए तो बहुत सारे आए, पर जिनको सेकेंड टर्म मिला वो बहुत कम हैं, तो थर्ड है ये, ठीक है। ये हमें नोट करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि राइटिस्ट लेफ्टिस्ट वाला पॉइंट।
बाइंग फ्री स्पीच, तो हमें पता है ट्विटर जो है $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीद लिया है। आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर, ही सेड। हमें क्या कंसर्न है, हमें कंसर्न है कि $44 बिलियन में खरीदा है और किसने खरीदा है, एलन मस्क ने खरीदा है। ठीक है, इतना ही हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब हमें यहाँ पे एक मिशन गवर्नमेंट की स्कीम डिस्कस करी गई है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको हमेशा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करेंगे। मिशन अंत्योदया, अंत्योदया। ठीक है, अब ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम है ये किसको एम्पावर करी है, रूरल एरियाज़ को। अगर आपको रूरल और अर्बन में फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं बता देती हूँ। रूरल एरियाज़ कौन से होता है, जो हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं, ठीक है, टाउन्स हैं, उनको भी आप कह सकते हो, बट विलेजेस बेसिकली हमारे क्या माने जाते हैं, रूरल एरियाज़। और हमारे अर्बन एरियाज़ कौन से हैं, सिटीज़, उनको क्या कहते हैं, अर्बन एरियाज़। ठीक है ना। तो ये जो स्कीम है ये किसके लिए, गाँवों के लिए है, मिशन अंत्योदया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो जिन्होंने ये लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स लोकल गवर्नमेंट्स टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, आर्टिकल 243G एंड 243W। ठीक है, तो ये हम यहाँ की क्या करेंगे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट करनी है उसके लिए क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो नीचे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, पंचायत, ये सारी क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, मैंडेट्स लोकल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस। ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। ठीक है, कहाँ पे, अपने अपने एरियाज़ में। ठीक है, दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट गिवन द राइट मोमेंटम, वो कहते हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी बट फिर भी स्टेप्स लिए जा रहे थे। और जो ये मिशन अंत्योदया है, प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया, लॉन्च इन 1718। ठीक है, अब नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो वो जो आर्टिकल मेंशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है, अब पेपर में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो हम आर्टिकल्स नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिशन है ये कब लॉन्च दिन कब लिखेंगे, लॉन्च दिन 2017-18। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कास्ट इन कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क अवॉइडली टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन इट्स मल्टी डायमेंशंस अमंग्स रूरल हाउस। क्या करना था कि बेसिकली पॉवर्टी इरेडिकेट मतलब ख़त्म करने के लिए एक स्टेप लिया गया था। बियर्स ग्रेट प्रॉमिस टू रिवाइव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज ग्रेट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्ट एज द नोडल एजेंट्स टू टेक द मिशन फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अपना मिशन फॉरवर्ड लेके जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अंत्योदया इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम that address multiple deprivations of poverty, making ग्राम पंचायत the hub of a development plan। तो देखिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है ना, रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए। तो रूरल एरिया के लिए जो स्कीम्स लेकर आई जा रही हैं, जितने भी रिसोर्सेज रूरल एरिया के अपलिफ्टमेंट के लिए लेकर आई जा रही हैं, उन सारी स्कीम्स को ऐसे अप्लाई किया जाए कि एक्चुअल में कुछ हो, मतलब ऐसे ओवरलैपिंग ना हो और कुछ ऐसा हो कि सच में जो है रूरल एरियाज़ का भला हो सके, अच्छा हो सके और पॉवर्टी रिमूव हो सके। तो ये कह रहे हैं। ठीक है, दिस प्लानिंग प्रोसेस, ये हम नोट कर लेंगे, ये वाला पार्ट हमें क्लियर करता है। दिस प्लानिंग प्रोसेस वो कहते हैं कि केरला से स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर एनुअल सर्वे भी होता है। क्या है सबसे बेस्ट पार्ट, क्या एनुअल सर्वे, क्या देखते हैं कि कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, एनुअल सर्वे दैट हेल्प्स टू असेस द वेरियस डेवलपमेंट गैप्स एट द ग्राम पंचायत लेवल बाय कलेक्टिंग डाटा रिगार्डिंग द 29 सब्जेक्ट्स असाइन टू पंचायत बाय द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, कभी आपने सोचा है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब जो यहाँ पर अभी एक तो नरेंद्र मोदी हो गया, ठीक है ना, मोदी हमारे पीएम हैं। ठीक है, वो क्या रन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, इसका क्या काम है, सारे इंडिया का भला सोचना। ये जो सारा इंडिया, इसका भला सोचना। सॉरी, इंडिया बहुत अजीब बनाया मैंने। ठीक है, मिस्टर मोदी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ यूपी को देख रहे हैं, भगवंत मान पंजाब के लिए हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए हैं। ठीक है, मिस्टर स्टैलिन जो हैं वो तमिलनाडु को देख रहे हैं। हर स्टेट के लिए अलग एक सीएम है, मिस्टर सीएम्स हैं। ठीक है, मिस्टर और मिस या मिसेस, ठीक है, सीएम्स हैं। ठीक है, वो देखती हैं, वो किसके लिए, स्टेट के लिए। ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद अभी स्टेट के अंदर भी है, स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट की भी। तो क्या है, अब ऐसे ओवरलैपिंग नहीं हो जाता, कौन किसका भला करे, कौन सी स्कीम क्या हो। तो क्या है, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। सब्जेक्ट्स क्या है, जैसे स्कूल के अंदर होता है ना कि मिस रीटा जो है वो इंग्लिश ही पढ़ाएंगी और मिस सुधा जो है वो साइंस ही पढ़ाएंगी, ठीक है ना। अब मिस रीटा किसी दिन साइंस की किताब उठाकर, बुक उठाकर नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मिस सुधा जो है वो साइंस की टीचर है और मिस रीटा जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगी, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं स्कूल में टीचर्स के। वैसे ही सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और स्टेट में भी आगे फिर, और मतलब जो मेजर डिविजन्स रहती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होते हैं। और फिर स्टेट के अंदर ये देखा जाता है कि अच्छा ये वाला जो पार्ट है उसके लिए जो लोकल जो पंचायत हैं वो देखेंगे। बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस किस में डिवीजन करती है, जो लिस्ट है उनको क्या बोला जाता है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जितना भी सब्जेक्ट्स है उस पर कौन डिसीजंस लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सब्जेक्ट मतलब फॉरेस्ट, पुलिस, ये सारे जो होंगे वो डिवीजन होते हैं कि पुलिस को कौन देखेगा, स्टेट देखेगी या सेंटर देखेगी। स्टेट लिस्ट में सारे डिसीजंस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट लेगी। फिर उसमें कॉन्करेंट लिस्ट, कोई भी डिसीजन ले सकता है, स्टेट भी ले सकते हैं, यूनियन भी ले सकती है, बट किसका, अगर दोनों ने डिसीजन ले लिया किसका अपर हैंड है वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। क्लियर है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो 11 सब्जेक्ट्स, जो हमारे 29 सब्जेक्ट्स असाइन टू पंचायत, कुछ ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं जो 11th शेड्यूल के द्वारा किसको दिए गए हैं, पंचायत को। तो उनके ऊपर सर्वे किया जाता है कि पंचायत जो ग्राम पंचायत लेवल पे है वो विलेजेस में कितना वो करा। द सब्जेक्ट आर ब्रोकन डाउन, तो ये भी नोट कर लो, ठीक है। फॉर डाटा, ये सब डाटा कलेक्शन यूजिंग डिटेल क्वेश्चन के थ्रू और कलेक्ट करते हैं डाटा। इफ़ परस्यूड इन जेन्युइन मैनर दिस कैन फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये ओपिनियन है, वो कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है अगर सच में ये किया जाए, ठीक है ना। द कॉम्पोजिट इंडेक्स डाटा अ सॉर्ट ऑफ सरोगेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर ऑल्सो नॉट इनकरेजिंग, ऑल्दो ओनली 15 ग्राम पंचायत इन द कंट्री फॉल इन द बॉटम रेंज बिलो 10 scores, मोर देन अ फिफ्थ ऑफ ग्राम पंचायत इन इंडिया। तो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स डाटा इकट्ठा करते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इंडेक्स, वैसा सा वो कह रहे हैं वो होता है। ये वर्ड और ये वर्ड नोट कर लो यहाँ से, ये दो लाइनें। ऑल द ग्राम पंचायत इन केरला आर अबव दिस एंड स्टैंड आउट इन contrast to the rest of the state, while in the country as a whole only 7 गुजरात हैज़ 20.5% इन द रेंज, फॉलोइंग बाय केरला। तो ये स्टेट्स की वो बताइए, कॉम्पोजिट हैव अ कॉम्पोजिट इंडेक्स। तो टॉप स्टेट कौन सी है, गुजरात, और केरला अबव स्टैंड आउट क्योंकि उसके अंदर सारे ऑल द ग्राम पंचायत केरला आर अबव दिस, एंड मतलब एक जो रेंज है उसके ऊपर है, ठीक है। 4 years have passed since the former फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अनाउंस मिशन प्रोजेक्ट इन द बजट स्पीच, मतलब ये अंत्योदय जो स्कीम है ये अनाउंस करी गई थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अभी तक जो वो ही इज़ नॉट हैप्पी, द ऑर्डर इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज टू मेक 50,000 ग्राम पंचायत पॉवर्टी फ्री बाय 2019 ऑन द 150th एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी बर्थ एनिवर्सरी। तो ये भी नोट कर लो, ये मिशन था। नथिंग हैपेंड द गोल मूव्ड बट द गोल पोस्ट हैव बीन मूव टू 2022 टू कंसाइड विद द, वो कहते हैं कि क्या क्या मेन था, 50,000 ग्राम पंचायत को पॉवर्टी फ्री बना दिया जाएगा 2019 के। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम ये स्कीम के बारे में खुद से पढ़ें तो क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं। मिशन अंत्योदया इज इन अ कन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एमिंग टू बीइंग ऑप्टिमम यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड, ठीक है ना। तो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाने 27 मिनिस्ट्रीज के थ्रू, उनको यूज़ करना, मतलब ओवरलैपिंग ना हो, एक ढंग से हो। अगर एक मिनिस्ट्री कह रही है कि यहाँ पे हम नाली बनाएंगे तो दूसरी भी ये ना बोले कि हाँ यहाँ पे नाली बनेगी। अगर दूसरी कह रही है हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे तो दूसरी एक कह रही है तो ठीक है दूसरी कुछ और कर सकते हैं, तो कोलाइड ना करें। मिशन एंटियोडा ट्राइज टू रिलीव द विजन ऑफ पॉवर्टी फ्री इंडिया बाय 2022। तो पॉवर्टी फ्री क्या मेन मिशन है, पॉवर्टी फ्री इंडिया, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। एनुअल सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद मायोपिक व्यू लास्ट अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पहले हमने नहीं पढ़ा है। लास्ट वेडनेसडे डिसीजन बाय विंबलडन, तो विंबलडन होने वाला है, ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या था, डिक्लाइंस एंट्रीज फ्रॉम रशियन एंड बेलारूस प्लेयर्स फॉर द 2022 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर टेनिस टूर्नामेंट हैज़ ओपनड अ कैन ऑफ वर्म्स। कैन ऑफ वर्म्स मतलब
कि अब हर किसी के अपनी ओपिनियन होगी, अब इसके ऊपर कोई कहेगा ठीक है। तो क्या किया है, रशियन और बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया गया है कि वो ये जो है ये नहीं खरीद नहीं खेल नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, रशिया और बेलारूस, ठीक है। तो 2022 के एडिशन में ये नहीं खेलेंगे। कौन से, विंबलडन। विंबलडन किससे डील करता है, टेनिस का ये वर्ल्ड प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है। द मूव वॉज बाय नो मीन्स यूनिक। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं, उनका अपने कंट्री से क्या वो नहीं है, मतलब ये टीम कोई इवेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टीम इवेंट। कोई कह रहे हैं ठीक है ये अच्छी बात है, मतलब दो अलग। तो एपिसोड ऑल्सो ब्रिंग्स इनटू फोकस द रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हुज गाइडलाइंस विंबलडन सेट इट हैज़ टेकन इनटू अकाउंट। तो वो कहते हैं कि क्या उन्होंने क्या बोला है, कहीं ना कहीं उन्होंने किस पे भांडा फोड़ दिया, ब्रिटेन पे, यूके पे, कि हम उनकी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो ही पॉइंट्स नोट करने, किस किस कंट्री के कौन से टूर्नामेंट में और किसके किसकी बात सुनी है इन्होंने, किससे इन्होंने नॉलेज ली है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो बात करी जा रही है वो करी जा रही है, ये मैंने पढ़ा तो था, चलो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन 80 सिटीज सिलेक्टेड एज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करा जा रहा है, कैमरास लगाए जा रहे हैं। आपने दिल्ली में देखा है, पूरी दिल्ली के अंदर लोग कितनी सही स्पीड पे चलते हैं, अरे बाप रे। मतलब पहले स्पीड लग रही होती थी कि भाई मैं तेरे को क्रॉस करके दिखाता हूँ, और अब सब स्नेल की तरह चलते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो लंबे कैमरा लगे, पता क्या हो गया, मतलब ऐसा सा पोल होता है और रोड पे ऐसे लंबे कैमरा, और यहाँ पे कैमरा लगे होते हैं और स्पीडोमीटर भी लगा होता है। तो कोई भी, हर कोई ये ढूंढ रहा होता है इस रोड की कितनी स्पीड पे चलना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये उसी को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब क्या है, कैमरा लगा दिए, पुलिस वाला आपसे लड़ेगा नहीं, आप कहोगे अरे मेरा चालान नहीं बनता, मेरे लाइट क्रॉस नहीं करी थी, वो कैमरा में आ जाएगा। वहाँ पे वो बैठे हैं, उनकी वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं जिसमें वो जूम इन करके देख सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो क्या है ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मतलब यहाँ पे बाहर कैमरा लग जाएंगे और वहाँ पे स्क्रीन पर पुलिस वाले बैठकर देख रहे होंगे क्या चल रहा है और क्या नहीं, और घर बैठे बैठे चालान भी इसी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। कहीं क्राइम हुआ है, वो क्राइम करके भाग गया है, तो कैमरा में कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो और भी चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश कितने सिटीज़ में, 80 सिटीज़ में, और किसका पार्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन का, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो इसके बारे में बात, द ICC प्रोजेक्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड मे बी सीन as part of the Pan City component of the mission which emphasizes application of selected smart solutions to the exist। तो मतलब क्या होगा, अब इसमें पढ़ लेते हैं उसके क्या है। द overbearing images of the hall with giant video walls notwithstanding an ICC has 5 pillars. First is bandwidth, second the sensors, edge devices which record and generate real-time data, various analytics which are software that draw on data captured by end device to generate intelligence, fourth is data storage, fifth which has been described as a system of systems। तो क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट होगा। वो कहते हैं कि पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स कौन से हैं, रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, बस रूट प्रोन टू क्राउडिंग कौन से, पता चल जाएगा क्योंकि हर चीज़ कैमरा के अंदर आ गई है। तो अगर आपको डाटा इकट्ठा करना है, वो डाटा इकट्ठा होगा, और जब पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिसीजंस, जब भी कोई पॉलिसी बनानी होगी तो इसी डाटा का हेल्प लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो अर्बन लोकल बॉडी ULB, ठीक है, वो ये ओपिनियन है। फर्स्ट द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर द एगिस ऑफ स्पेशल पर्पस है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि दो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हैं, तो उन्होंने सोल्यूशंस बताए कि ये कर सकते हैं कि कैसे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है और जो सेंटर की स्कीम है वो ना क्लैश करे। द ICCs इन सम सिटीज़ सर्व्ड एज अ वॉर रूम ड्यूरिंग द कोविड। तो वो कहते हैं जो ICCs हैं वो वॉर रूम, मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो रहा था, ठीक है ना। एंड इट्स एप्लीकेशन इज साइटेड एज अ सक्सेस डिस्पाइट इज यूजफुलनेस, द सक्सेस ऑफ सच वॉर रूम्स ले इन फैक्ट दैट द म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो बाउंड टुगेदर बाय द कंपल्शन ऑफ पैंडमिक। तो वो कह रहे हैं कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी या काउंसिल्स थी या पंचायत थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था या पुलिस थी, उनको एकजुट होना पड़ा, ठीक है ना, कोविड के ड्यूरिंग। और ये जो जहाँ से ये जो सेंटर बना हुआ था कि ये यहाँ से डाटा इकट्ठा होकर स्क्रीन्स पर आ रहा है और वहाँ पर आ रहा है, तो ये जो रूम्स थे ये वॉर रूम्स बन गए। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होने लगी कि कैसे हम फाइट कर सकते हैं कोविड को, ठीक है। तो ये है ओके। ICCs क्या है ये आपको पता होना चाहिए, स्मार्ट सिटी के अंदर ही आते हैं, बस ये पता होना चाहिए, ओके। चलो अब हम इंडिया इज डेजिग्नेटेड बाय USCIRF, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा।
In its 2022 annual report, the United States Commission on International Religious Freedom, तो सबसे पहले तो 2022 की रिपोर्ट किसकी आई है? यूनाइटेड स्टेट, किसने दी है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन, किस चीज़ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन किस चीज़ पे है? पूरा लिख लो। ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस, USCIRF, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, USCIRF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमें पता रहेगी, ठीक है। एक मिनट में इसे ऑन कर लूँ। हाँ, USCIRF हैज़ रिकमेंडेड दैट इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड, तो इन्होंने एक सर्वे किया, ठीक है। वो सर्वे किस चीज़ पे किया वो हम देख लेंगे, बट इंडिया को क्या डेजिग्नेशन किया? इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। क्या डेजिग्नेट किया? इंडिया, क्या लिखोगे? इंडिया डेजिग्नेटेड एज CPC। CPC की फुल फॉर्म क्या है? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। लिख लिया सबने? स्पीड बढ़ाओ अपनी लिखने की, 2 घंटे नहीं चाहिए होते नोट्स बनाने के, फटाफट, ठीक है। दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्मिंग मोस्ट पुअरली ऑन रिलीजियस फ्रीडम कैटेगरी, मतलब रिलीजियस फ्रीडम की जब बात करें तो इंडिया बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, USA का कमीशन कह रहा है। USA का कमीशन कह रहा है कि हम बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं किस चीज़ पे? रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया पे, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम बाय फ्रीजिंग दोज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज एसेट्स एंड और बेयरिंग देयर एंट्री इनटू द US। तो वो क्या करेंगे? जो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी एंट्री जो है वो US में बैन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सैंक्शंस क्या लगाएंगे? सैंक्शंस पूरा का पूरा नहीं लिखना होता, सैंक्शंस, ठीक है। क्या लगाएंगे? फ्रीजिंग एसेट्स, उनकी प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग द एसेट्स एंड बैनिंग एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम, ये लिखोगे, पूरा नहीं लिखना, ठीक है। तो हमें क्या पता चला किसने करा ये सर्वे? इंडिया को क्या डेजिग्नेशन मिली, उसकी फुल फॉर्म क्या? और थर्ड पॉइंट की सैंक्शंस क्या लेंगे? सैंक्शंस का मतलब होता है पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट दे रहे हैं? द USCIRF इज एन इंडिपेंडेंट बाय पार्टिसन, वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बाय पार्टिसन, बाय पार्टिसन का मतलब क्या होता है? बाय पार्टिसन इन्वॉल्विंग द अग्रीमेंट और कॉपरेशन ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली अपोज ईच अदर्स, ठीक है, ठीक है। बाय पार्टिसन बॉडी क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट विद अ मैंडेट टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन ग्लोबली एंड मेक पॉलिसी रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द कांग्रेस, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ये? मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम ग्लोबली। ये इतना जहाँ तक मैंने ऐसे मार्क किया है, चलो कोई और कलर के पेन से मार्क कर देती हूँ, ये लो, ठीक है, ये नोट करना है। तो ये काम करता है, USA करता है। इट इज़ कॉन्ग्रेशनली क्रिएटेड एंटिटी एंड नॉट एन NGO, मतलब ये US की कांग्रेस ने, मतलब वहाँ के लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, ये एक NGO नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हम नोट कर लेंगे, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट। इट इज़ लेड बाय 9 पार्ट टाइम कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द लीडरशिप ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस एंड सेनेट। ये हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये गवर्नमेंट रन बॉडी है, ठीक है। उसके IRF रिक्वायर्स द USCIRF टू एनुअली आइडेंटिफाई कंट्री दैट मेंट CPC एज पर IRF जो है वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं ना। IRF है जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट है, इस एक्ट के अंदर ये जो USCIRF है ये बनी है, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली सिवियर वायलेशन जो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर हुई हैं उसकी बात करते हैं। तो अदर डेजिग्नेशंस कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं कि जो अदर डेजिग्नेशंस है उसके अंदर जो डेजिग्नेशन आती है वो होती है इज स्पेशल वॉच लिस्ट, SWL। तो ये इंपॉर्टेंट है, SWL जो है एक और कैटेगरी है। फॉर 2022 बेस्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन 2021, और टोटल ऑफ किसके? 2022 का जो है वो 2021 के बेसिस पे है। टोटल ऑफ 15 कंट्रीज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द CPC। दे इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया एंड वियतनाम, मतलब जहाँ पर इन्होंने CPC इन कंट्रीज़ को डिक्लेयर किया है। कंट्रीज़ आर रिकमेंडेड फॉर SW, ये भी नोट कर लो सारा कि कौन सी कंट्रीज़ है, बट हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न पता है कौन सा रहेगा कि कौन सी कंट्रीज़ को इन्होंने CPC कंसर्न किया, बिकॉज उसी लिस्ट में इन्होंने इंडिया को प्लेस किया है, ठीक है। तो वाई आर USCIRF वांट इंडिया टू बी डेजिग्नेटेड इंक्लूडिंग दोज प्रमोटिंग अ हिंदू नेशनल एजेंडा। वो कहते हैं कि बहुत सारा, और वो कहते हैं कि जो NGOs हैं, ठीक है ना, जो FCRA है जिसके अंदर कहा गया है कि आप इन एक पर्टिकुलर
न्यू दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में जो एक पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाइए अगर किसी एनजीओ को फॉरेन फंडिंग चाहिए, ताकि हम देख सकें कि कौन भेज रहा है और वो एनजीओ उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करिए, ताकि कुछ गलत यूज़ ना हो, कोई फॉरेन फंडिंग टेररिज्म या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो। तो वो कहते हैं कि दिस यूएसए क्या कहते हैं, दैट दिस इज़ हडल। यूएसए क्या कहते हैं कि ये एक हडल क्रिएट कर रहे हो आप इंटरनेशनल फंडिंग में। वो कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की बात करी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉज आ रहे हैं जिसमें अटैक द कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ठीक है। ये चीज़ें उनको नहीं मतलब ये क्रिटिसाइज़ करी जा रही है। इज़ दिस फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ बीइंग, दिस इज़ द थर्ड ईयर इन रो दैट इंडिया हैज़ रिसीव्ड अ सीपीसी रिकमेंडेशन। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कि थर्ड ईयर है कॉन्टिन्यूसली जिसमें हम सीपीसी में आ रहे हैं। इंडिया हैज़ इन द पास्ट पुश बैक अगेंस्ट द ग्रेडिंग, ठीक है। क्वेश्चनिंग द लोकल स्टैंड है, वो कहते हैं कि है कौन, इंडिया ने क्या बोला, ये है कौन, USCIRF, ठीक है। इन 2020 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल द कमीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो वो क्या कह रहे हैं, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बोल रहे हैं। उन्होंने बोला दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बट इंडिया में कम अंडर ग्रेट प्रेशर, ये सब कुछ, ठीक है। वो कहते हैं इंडिया जो है, ये पढ़ लेते हैं, बट इंडिया में कम अंडर ग्रेट प्रेशर दिस टाइम गिवन द डाइवर्जेंस फ्रॉम द अमेरिकन पोजीशन ऑन द यूक्रेन वॉर एंड रिफ्यूजल टू इंडोर्स यूएस बैक्ड रेजोल्यूशन। वो कहते हैं कि क्योंकि इंडिया जो है वो यूएसए की बात नहीं मान रहा है, तो शायद वो ये जो सब चीज़ें हैं ये सर्विस पब्लिश करके इस बार ज़्यादा सैंक्शंस इंडिया पे लगा सके, ठीक है। चलो, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अभी आगे करेंगे। दे विल बी नो विनर इन यूक्रेन वॉर। तो राइजिना समिट चल रही है। राइजिना समिट के अंदर क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस हेड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो बैठकर मिलते हैं। वो दिल्ली में हो रही है, 2016 में स्टार्ट हो गई थी, ये हमें पता होना चाहिए। रॉन्ग टू से हाफ वर्किंग, तो एक हमने सर्वे पढ़ा था थोड़े दिन पहले। रिस्पॉन्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है एक CMIE, ठीक है। उन्होंने एक रिपोर्ट, एक सर्वे दिया था। इट वॉज कहा था कि उसके अंदर कहा गया था कि जो इंडिया की वर्किंग फोर्स है 15 से लेकर 15 की एज से वो कहते हैं कि लीगली वर्क कर सकते हैं, और 15 से वो मान रहे थे कि इंडिया की वर्किंग फोर्स जो है वो कहते हैं कि टू इन्फर दैट हाफ द, उन्होंने क्या सर्वे में क्या कहा था, हाफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द लेबर फोर्स। वो कहते हैं कि हाफ जो वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 ईयर्स से लीगल एज है वर्क करने की, वो जो है दे हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम द लेबर फोर्स। तो हमारी मिनिस्ट्री इनका दे आर फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इनका ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन वॉज परसुइंग, वो कहते हैं कि 15 की एज से तो बहुत बच्चे जो हैं वो एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं और आर एंगेज इन अनपेड एक्टिविटीज सच एज केयर गिविंग एक्सेट्रा। तो वो कहते हैं दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विल हिजाब वाली जो प्ली है जो कर्नाटका के अंदर इशू हुआ था हिजाब का, वो जो है 2 डेज़ में लगेगा केस, फिर पता चलेगा। जिग्नेश मेवानी के बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो गॉडसे से रिलेटेड किया था कि ही इज़ द, पता नहीं कि वो गॉडसे को प्रे करते हैं या कुछ ऐसा सा किया था, मुझे अब याद नहीं है। तो उससे रिलेटेड अरेस्ट हुई थी और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वुमेन को भी मोलेस्ट किया है। तो गुजरात के MLA हैं और असम के अंदर इनको अरेस्ट किया गया, जिग्नेश मेवानी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंडिया नीड्स अ प्लान। अब हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हमारा नया लॉ आ रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने बोला कि बिकॉज यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ जो है, वो कहते हैं आवर्स आफ्टर बिलियनियर एंटरप्रेन्योर एलन मस्क टेक ओवर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर spoke on the need for a legislative overhaul of the 22-year-old IT Act. IT Act इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट है वो जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। 2020 में आया था ये IT एक्ट जो 2020 है उसको 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वो अब उसमें चेंजेस लाए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स लॉन्च पार्टनरशिप विद 2 मिनट फिल्म्स। तो ये जो है अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आएगा आपका, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। The union government and Netflix kicked off a partnership with the release of 2-minute films on 7 women chain makers titled आज़ादी की अमृत कहानियाँ। तो समझ में आया क्या कह रहा है। यूनियन गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स ने क्या किया, पार्टनरशिप करी, और उन्होंने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स ने, इंडियन गवर्नमेंट
और नेटफ्लिक्स ने, इंडियन गवर्नमेंट और नेटफ्लिक्स ने क्या किया, पार्टनरशिप करी और उसमें क्या किया, ऑफर पार्टनरशिप विद रिलीज ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स की जो मूवीज़ थी वो करी, किन चीज़ पे, किस चीज़ से रिलेटेड, टू रिलीज 2 मिनट फिल्म्स, ठीक है, ऑन द 7 वुमेन चेंज मेकर्स, जो 7 वुमेन्स जिन्होंने बहुत चेंजेस लेकर आए, और उनको क्या टाइटल दिया, आज़ादी की अमृत कहानियाँ, आज़ादी की अमृत कहानियाँ। तो यहाँ से 4 निकलते, पार्टनरशिप किस में हुई, यूनियन गवर्नमेंट में हुई, और किस में हुई, नेटफ्लिक्स में हुई, नंबर 1। नंबर 2, विद द रिलीज ऑफ, अब ये क्या किया गया, उसके अंदर 2 मिनट्स की फिल्म्स, छोटी छोटी 2-2 मिनट की फिल्म्स थी, वो रिलीज़ करी गई। वो किसके रिलेटेड है, 7 वुमेन चेंज मेकर्स, 7 वुमेन जो बहुत ही, जिन्होंने कुछ चेंज किया वर्ल्ड में, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, ठीक है। और उसको नाम क्या दिया गया इन सभी कहानियों को, 7 कहानी को, आज़ादी की अमृत कहानियाँ। दे अनाउंस्ड द प्रोडक्शन ऑफ मोर सच शॉर्ट्स एंड अ सीरियल ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल टू सेलिब्रेट। तो अब क्या होगा, 5वां पॉइंट, फ्रीडम स्ट्रगल पे भी ऐसा कुछ आएगा, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। एट द लॉन्च इवेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर said नेटफ्लिक्स वुड प्रोड्यूस 25 शॉर्ट फिल्म्स ऑन वेरियस टॉपिक्स अंडर द गवर्नमेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ये भी नोट करेंगे हम, ये 6 पॉइंट हो गया हमारा। विद नेटफ्लिक्स हेड ऑफ ग्लोबल टेलीविजन बाला बजारिया इन अटेंडेंस, मिस्टर ठाकुर आस्क्ड द स्ट्रीमिंग सर्विस टू प्रोड्यूस 75 सच फिल्म्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा 25 शॉर्ट में फिल्म, यहाँ पे 75, ये पता चल जाएगा, बट ऐसा सा कुछ हो रहा है कि कितना होगा। द स्टोरीज, मतलब यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 25 है, ठीक है। द स्टोरीज नरेटेड बाय एक्टर नीना गुप्ता एंड प्रोड्यूस बाय नेटफ्लिक्स वुड बी शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीना गुप्ता, नेटफ्लिक्स। दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंगिंग आउट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियंस एंड दीज स्टोरीज शैल मोटिवेट एंड एम्पावर मोर पीपल टू अचीव देयर गोल्स। तो इसमें किस किस की, इन्वायरमेंटलिस्ट बसंती देवी, ठीक है, अंशु देव शेपना, द फर्स्ट वुमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस इन 5 days एंड इंडियाज फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर हर्षिनी खेनखेकर वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवेंट। ये प्रेजेंट थी, मतलब इनसे कुछ स्टोरीज हमें निकाली थी, ठीक है ना। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये ढूंढ सकते हो कि वो 7 वुमेन कौन सी हैं जिनकी ऊपर स्टोरीज बनी है, बट जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है हमने, अरे बाप रे, ओवर 13,000 डिस्ट्रेस कॉल्स ड्यूरिंग फर्स्ट लॉकडाउन। तो जब पहला लॉकडाउन लगा था, जब एकदम से बंद किया था, जब हमने कटोरी चम्मच अच्छे से खड़काए थे, वो वाले लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन हेल्पलाइंस रन बाय द यूनियन होम मिनिस्टर विद डिस्ट्रेस कॉल्स, मतलब जो हेल्प में थे, दे हु नीडेड डिस्ट्रेस कॉल्स एंड 11,000 ऑफ देम वर फॉर फूड एंड शेल्टर, सेज द मिनिस्टर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमें अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट्स ऑन टू, अब कोर्ट इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा बात होती है, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो चाहते हैं कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो बनाई जाए टू यूनिफॉर्मली इम्प्रूव जुडिशियल फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है ना। तो वो ये इसकी बार बार बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स और ये सब कुछ, बाथरूम अच्छे से हो, ठीक है, और जब ऑनलाइन हियरिंग होती है तो वो अच्छे से हो, तो उसके लिए क्या बनाना चाहते हैं, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, NGIC, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलें। नाउ यूएस ने होस्ट करी वेपन समिट एज मॉस्को, ठीक है, यूएस ने वेपन समिट होस्ट करी। अभी के लिए हमें इतना ही पता है, इसमें जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो वेपन समिट से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसमें बैठकर ये बात करेगी कि यूक्रेन की कैसी हेल्प कर सकते हैं, क्या वेपन उनको देने चाहिए ताकि वो जो ये लड़ाई है ये रशिया के अगेंस्ट वो जीत सके। क्लियर, तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए। बाकी हम आगे देख लेते हैं। आगे, कंट्रीज विल हैव टू जस्टिफाई वीटो वोट्स। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लो, चलो बचा रही, स्टार लगाओ। 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। यूएन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 193। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है UNGA, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट करी, क्या रूल बनाया, रेजोल्यूशन मतलब कि द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू जस्टिफाई द यूज़ ऑफ वीटो। तो यहाँ पे क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का एक पार्ट हिस्सा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है। मतलब मान लो सभी ये 193 कंट्रीज़ ने कोई रूल पे डिस्कशन करी या कुछ बोला कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट जो मेन पावर है वो
इन 5 कंट्रीज़ के पास है जिनको बोलते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स। तो वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड ब्रिटेन। तो ये 5 हमारे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 5 मेंबर्स कौन से हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे ये 5 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये 5 मेंबर्स के पास उस पावर को, मतलब मान लीजिए सबकी वोटिंग होगी, सबने कह दिया हाँ ये रूल चलेगा, बट अगर इनमें से कोई वीटो कर देता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो वो सब सारी एक्ट मतलब इनकी पावर जो है वो बाकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, मतलब इनका जो वोटिंग है वो बाकी सबको साइडलाइन कर देगा, ठीक है ना। तो ये है इनकी वीटो पावर, ठीक है। मतलब एक सिंगल कंट्री, अगर चाइना को मान लो, अभी यूक्रेन रशिया का इशू आता है, चाइना जो है वो एक परमानेंट मेंबर है, तो चाइना कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। रशिया भी एक परमानेंट मेंबर है, ठीक है ना। मतलब अब अगर चाइना रशिया, मतलब रशिया को तो अब ये कहेंगे कि तुम बाहर ही रहो या कुछ ऐसा सा होगा। चाइना अगर कह देता है नहीं ये ऐसा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वीटो पावर है, मतलब बाकी सबकी वोटिंग मैटर नहीं करती, हाँ कहते हैं ना कहते हैं, बट अगर इसने ना कह दिया तो वो रूल या वो चीज़ नहीं हो सकती। तो ये पावर है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जब भी वीटो यूज़ करेंगे, जब भी वीटो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा होना चाहिए द पुश फॉर रिफॉर्म, यहाँ पे हाँ द ऑफ द सेकंड टू जस्टिफाई, यहाँ से टू जस्टिफाई द यूज़ ऑफ द वोट, कि क्यों क्यों वीटो क्यों कर रहे हो वीटो, रीज़न देना पड़ेगा उनके लिए। तो ये हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 193 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब आगे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रपोज मोर देन 2 years अगो, पहले ये 2 साल पहले भी, प्रोवाइड फॉर द जनरल असेंबली टू बी कन्वीन्ड विद इन 10 वर्किंग डेज आफ्टर वीटो टू होल्ड अ डिबेट ऑन द सिचुएशन एज टू विच द वीटो वॉज कास्ट, ठीक है। अगर वीटो पावर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों करी, उसके बाद 10 दिनों के 10 विद इन द 10 वर्किंग डेज ये एक सेशन बैठेगा और उसमें ये डिस्कस होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज ज्वाइन लिechtenstein इन को स्पॉन्सरिंग द रिफॉर्म। तो कौन लेकर आया ये रिफॉर्म, लिechtenstein ने बोला कि हाँ ये करते हैं, ठीक है, और 100 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया। ये प्रपोजल कौन लेकर आया, ये कंट्रीज का नाम बड़ा अजीब से है, लीच टाइप, लीच, वैसे तो लीच ही है यार, लीच टेन, आइंस्टाइन नहीं लग रहा, आइंस्टाइन एनस्टेन, लीच एनस्टेन, लीच ने ये करा, ठीक है। क्रिटिसाइज, अब जो दूसरी कंट्री चाइना तो ये क्रिटिसाइज ही करेगा, वो कहते हैं कि ये जो यूएन को है ये फर्दर डिवाइड कर देगा, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज वीटो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये 5 कंट्रीज ही हैं कहा जाता है जो यूएन को चलाए। चाइना इंडिया एड कोल प्लांट्स एज ग्लोबल कैपेसिटी एडिशन डिप्स 30, चाइना लेड ग्लोबल कोल पावर expansion in 2021 with about 25,000 MW of new plant, followed by India with about 6,100 MW, reported the Global Energy Monitor, which conducts an annual survey of coal power capacity under worldwide. However, coal plant capacity under development declined 13% last year, after rising in 2020 for the first time since 2015. Total coal power capacity in the 34 countries. तो वो कह रहे हैं कि जो कोल से हम वो ले रहे हैं, तो ग्लोबल कैपेसिटी जो है एडिशन मतलब और डिप हो गया और कम हो गई है। तो चाइना और इंडिया ने भी थोड़ा कम किया है, क्योंकि जो कोल है वो पॉल्यूशन बहुत करता है जब उससे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्विरा ब्रीटो, सेलिब्रेटेड वुमेन्स हॉकी प्लेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एल्विरा ब्रीटो पास्ड अवे, ठीक है, ये हमें नोट करना है। शी वॉज 81, एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर एंड चैम्पियन ऑफ वुमेन्स हॉकी। एल्वेरा वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन एंड द मैसूर टीम। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है, फर्स्ट हमारा ये है, ठीक है। नेशनल टाइटल फॉर मैसूर स्टेट टू सीनियर, ठीक है, एल्वेरा अलॉन्ग साइड हर सिस्टर रीटा एंड मे, ठीक है। यहाँ पे शी रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन 1965, ये हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा इसका, तीनों नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ है, और प्लीज़ लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द सेशन, और कल 6 बजे ज़रूर आना। और ओहो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जा नहीं सकते हो तुम, घर नहीं जा सकते, अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी ट्यूशन अभी बाकी है, नहीं जा सकते, ये वाला सुने बिना। 6 PM पे कल दोबारा मिलेंगे, प्लीज़ व्यूज़ देना, अच्छे से देखना सारी की सारी वीडियो, ठीक है। जोकोविक विल बी अलाउड टू डिफेंड विम्बल्डन। अब ये आपको क्यों क्या बात हो रही है, ठीक है। जो जोकोविक है विल बी अलाउड टू डिफेंड हिज टाइटल एट विम्बल्डन। अब सबसे तो विम्बल्डन की पहले न्यूज़ हमने क्या पढ़ी कि विम्बल्डन में कौन सी कंट्रीज, बेलारूस और रशिया
बैंड है, रशिया और बेलारूस के प्लेयर्स बैंड है। और किसको अलाउ कर दिया है, जोकोविक को अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनको नहीं खेलने दिया क्योंकि ये वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो विंबलडन में उन्होंने कहा कि क्योंकि विंबलडन जो है वो ब्रिटेन में होगा, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है, तो ये खेल पाएंगे। तो कौन सा ये नहीं खेल पाए थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाए थे। क्यों नहीं खेल पाए थे? नॉट वैक्सीनेटेड। बट अब कौन सा खेल पाएंगे? विंबलडन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने कहा कि वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हम कह रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी भी चेक करने दो, कुछ रह तो गया नहीं रहा। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस। ठीक है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं 6 बजे पक्का से। अभी मुझे कोई काम नहीं है बहुत बहुत दिनों तक, तो मतलब मैं टाइम पर आपको वीडियोस देती रहूँगी, सेशंस आते रहेंगे। और हाँ, वीकली सेशन हमारा एक पेंडिंग है, वीकली रिविजन सेशन, वो भी मैं कर दूँगी कल तक, मेरे ख्याल से हो जाएगा। टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगे। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और कम्युनिटी देखते रहा करो यूट्यूब की। ओके।